अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग बेटा? कौन कौन स्टूडेंट ऑनलाइन है? जो स्टूडेंट ऑनलाइन है प्लीज़ ये बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको बेटा? कैन यू हियर मी? एंड आई हैव जस्ट 3 स्टूडेंट्स। लेक्चर का टाइम हो गया है, तो बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज दें कि ऑनलाइन आ जाएं ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। और सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कहाँ गायब हैं स्टूडेंट्स कायनात और मीरब? बेटा आवाज़ आ रही है मेरी आपको? किसी ने कोई आंसर नहीं किया मुझे अभी तक। टाइम हो गया है क्लास का और कोई स्टूडेंट शो नहीं हो रहा मेरे पास, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। मैं किसको पढ़ाऊँ? मुझे बताइए, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? वालेकुम अस्सलाम मुबीन एंड कायनात। सो फाइनली आप लोग आ गए। मैं काफ़ी देर से पूछ रही हूँ, कोई स्टूडेंट या तो आप ऑनलाइन आके तो गायब हो गए थे, कोई मुझे नहीं बता रहा मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। मैं काफ़ी देर से आप लोगों के नेम कॉल कर रही हूँ। सो बताइए, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ओके जी, ठीक है, थैंक यू। बट स्टिल आई हैव जस्ट 4 स्टूडेंट्स। अब 4 बच्चों को तो नहीं पढ़ाऊँगी ना मैं।
मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ हम आपके लिए बैठे हैं, लेकिन इतने रिलक्टेंट क्यों हैं स्टूडेंट्स पढ़ने की तरफ। सो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, सब ज्वाइन कर लें ताकि हम लेक्चर स्टार्ट करें। जी, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग। स्टिल सिर्फ 8 स्टूडेंट्स हैं, क्या बात है? कुछ आप ही बता दीजिए, आपकी क्लास फेलोज़ हैं जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, वही मुझे बता दें। अगर उन्होंने नहीं आना, नहीं पढ़ना, तो फिर जो स्टूडेंट ऑनलाइन है मैं उन्हें पढ़ाना शुरू करूँ। क्या वजह है, आना ही नहीं है या कोई रीज़न है, क्या बात है? सिर्फ 8-9 स्टूडेंट मेरे पास शो हो रहे हैं। तो प्लीज़ बेटा आप मुझे बताइए, ताकि अदरवाइज़ फिर मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर लूँ। जो स्टूडेंट ऑनलाइन है फिर मैं उनका टाइम वेस्ट ना करूँ। जी मुझे बताइए, कैन आई शुड आई स्टार्ट? ओके चलें। अच्छा जी, तो हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने कुछ स्टूडेंट को याद है टीचिंग लर्निंग में क्या पढ़ रहे थे हम? जी जनाब, क्या पढ़ा था? कुछ याद है किसी को? ठीक है। इससे पहले एक टॉपिक हमने पढ़ लिया था, जो हमारा चल रहा था टॉपिक, दैट वाज़ अबाउट द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ओके, थोड़ा-सा रिव्यू हो जाए। कुछ भी जो आपको याद है अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, क्योंकि हमने तकरीबन जो उसका मेन थीम था, जो बेसिक चीज़ें थी, वो हमने पढ़ ली थी। जी गुड बेटा, कोल्ब्स थ्योरी पढ़ाई थी मैंने आपको पहले, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, कोल्ब्स की लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। उसमें आपने लर्निंग साइकिल्स भी पढ़े। सो अच्छा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या पढ़ा था? कुछ भी जो आपको याद हो। आई डोंट वांट कि आप कोई मुझे बुकिश वर्डिंग दें। आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, आपको जो भी याद है अबाउट द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, वो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मीनवाइल मैं लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। जी, किसी भी स्टूडेंट को याद हो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमने क्या पढ़ा था,
तो वो मेरे साथ शेयर कीजिए बेटा। हम तब तक अपना लेक्चर अपलोड कर लेते हैं। ओके। जी जनाब, किसी को कुछ याद नहीं है अबाउट ब्लूम्स टेक्सोनोमी? मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी का बेसिकली पर्पस क्या था, किस मकसद के लिए ये जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है, या अगर और आसान में क्वेश्चन आपके लिए करूँ कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी को किस मकसद के लिए जो है, अब किस मकसद से पेश किया था उसको भी आप छोड़ दें। ब्लूम्स टेक्सोनोमी को हम कहाँ यूज करते हैं, किस लिए आपको ब्लूम्स टेक्सोनोमी पढ़ाई जा रही है टीचिंग लर्निंग के टॉपिक में, सब्जेक्ट में। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी कहाँ यूटिलाइज हो रही है, क्या उसका जो है बेनिफिट है? जी कोई स्टूडेंट जवाब देगा? एनीवन? क्वेश्चन पूछा तो फिर गायब हो गए सारे बच्चे, कुछ नहीं याद किसी को? मैंने आपको बड़ा फ्री हैंड दिया कि जाहिर है मैं आपको 2 आवर्स का लेक्चर लिया, और मैं ये समझती हूँ कि शायद मैं बार बार आपसे पूछती हूँ, बड़ा इजी लैंग्वेज में करके चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ, आपसे बार बार पूछती हूँ, कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप पूछ लें। तो इसका मतलब है कि बस फिर वो उस टाइम वैसे ही यस मैम हो जाती है, समझ किसी को नहीं आ रहा होता। ब्लूम्स टेक्सोनोमी के बारे में मैंने पूछा है, कुछ भी आपको मालूम है, कुछ भी याद है, क्या पढ़ा था वो मेरे साथ शेयर कर दे, और कुछ नहीं तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के डोमेन ही जो है वो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें, वो तो बड़े आसान से हैं, सबको आने चाहिए वो तो। डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी में जो डोमेन्स हैं 3। अब इस बात का मैं क्या मतलब लूँ? मेरे पास 16 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं, ऑनलाइन हैं, और किसी एक भी स्टूडेंट को मेरे किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता, तो फिर आप क्या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है ऑनलाइन लेक्चर्स में? या तो आप उसी वक्त मुझे कहें यस मैम हमें समझ नहीं आई, दोबारा समझा दें, उस टाइम आप सबका जवाब होता है यस मैम समझ आ गई, समझ आ गई। तो नाउ व्हाट इज दिस? मतलब सिर्फ मैं ही बैठ के यहाँ बोल रही होती हूँ, और बस किसी को जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही होती। इनकरेज थॉट्स इन स्टूडेंट्स। अच्छा, मीरब ने ये जवाब दिया है। कायनात ठीक है बेटा, अगर बुक नहीं है, लेकिन मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैंने आपसे कहा कि मुझे कोई बुक्स की वर्डिंग नहीं चाहिए, मुझे कोई नोट्स की वर्डिंग नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हुई होगी ना। मैं जितना आसान लफ्जों में करके चीजों को समझाती हूँ, तो मेरा ये सवाल है कि बेटे कुछ तो आपको समझ आया होगा ना, आप वो अपनी वर्डिंग में मुझे बता दें। अच्छा, मीरब ने डोमेन्स डिस्कस किए हैं, कोग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव है, एंड साइकोमोटर है बेटा, सेंसरी नहीं है, साइकोमोटर यानी स्किल से रिलेटेड जो है। ठीक है, नहीं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन है। चलिए ठीक है, बहरहाल मैंने आगे जो है पढ़ाती हूँ आपको। हमने जो ब्लूम्स की टेक्सोनोमी थी, मैंने आपको उसका जो सबसे बड़ा पर्पस था वो मैंने आपको ये बताया था कि ब्लूम्स की टेक्सोनोमी को हम अपने जो टीचिंग लर्निंग है उसमें यूज करते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव राइटिंग, के हम उसको फॉलो करते हुए अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं और उनको इवेलुएट करना, उसमें भी ब्लूम्स टेक्सोनोमी यूज होती है। फिर इवेलुएट करने में आपको पता है कि हम किस तरह इवेलुएट करें, हम एमसीक्यूज बनाते हैं, हम एससीक्यूज बनाते हैं, फिर उसमें ब्लूम्स टेक्सोनोमी हमें हेल्प आउट करती है कि आप कितने परसेंट जो है वो किस कंटेंट में से एमसीक्यूज बनाएं, और इस तरह की जो सारी चीजें हैं वो हमें बेसिकली जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है वो हमें हेल्प आउट करती है।
सबसे ज़्यादा मेन रोल इसका ऑब्जेक्टिव्स में और जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं उसमें है। टेक्सोनॉमी आपको बताया था, इट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन। पर्पस आपके साथ अभी डिस्कस कर लिया हमने। आपको बताया था कि ओरिजिनल टेक्सोनॉमी प्रेजेंट की गई थी 1956 में, उसके बाद उसे रिवाइज किया था उनके एक स्टूडेंट ने 2001 में। फिर आपके साथ मैंने ये तीनों जो डोमेन्स हैं बड़ी डिटेल में डिस्कस किए थे। कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन समझाया था आपको। कोग्निटिव इज रिलेटेड टू द नॉलेज और अफेक्टिव इज रिलेटेड टू द इमोशंस एंड फीलिंग्स, और जो साइकोमोटर है दिस इज रिलेटेड टू डूइंग्स या स्किल से रिलेटेड है। फिर आपको कोग्निटिव डोमेन की फर्दर आप क्लासिफिकेशन कह लें, स्टेप्स कह लें, आपको मोर सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स तक सारा समझाया था। कि फिर उनके कुछ एग्जांपल्स भी दी थी कि आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने होंगे तो उसके लिए आप क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से अफेक्टिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो सारी आपके साथ बड़े डिटेल में डिस्कस हुई थी। उसके बाद हमने आपको बताया था कि साइकोमोटर डोमेन इज बेसिकली रिलेटेड टू स्किल्स, यानी इसमें सारा का सारा जो है दिस इज अबाउट हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस के कोई भी टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, या फिर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, स्किल परफॉर्म करनी है, वो उससे रिलेटेड अगर आपने स्टूडेंट को कुछ सिखाना है तो जो ऑब्जेक्टिव्स आप बनाएंगे वो आपके साइकोमोटर डोमेन के अंदर आएंगे। और ऑब्वियसली उनकी जो वर्ब होगा दैट वुड बी डेमोन्स्ट्रेशन, कि ऑब्वियसली आपने कुछ भी बच्चे को पढ़ाया है, सिखाया, वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा, परफॉर्म करके दिखाएगा। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हम मूव करते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी की रिवीजन की तरफ। ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनोमी इन 2001। लॉरेन एंडरसन, अ फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ब्लूम एंड डेविड Carthol, revisited the cognitive domain and made some changes. उन्होंने जो रिवाइज की ब्लूम्स टेक्सोनोमी, उसमें फिर उन्होंने कुछ चेंजेस प्रेजेंट किए और स्पेशली जो कॉग्निटिव डोमेन है इसका उसको उन्होंने रिविजिटेड किया। क्या किया उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने चेंज कर दिया द नेम्स इन द 6 कैटेगरीज फ्रॉम नाउन टू वर्ब फॉर्म। अब अगर आप देखें हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो वर्ब से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे होता है, मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट लिखती हूँ। जैसे अभी मैंने आपको ब्लूम्स टेक्सोनोमी के ही जो स्टार्ट किया उसमें आपने देखा होगा कि हम वर्ड में क्या वर्ड यूज करते हैं कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन ब्लूम्स टेक्सोनोमी, विल बी एबल टू एनलिस्ट whatever, या फिर हम ये कह देते हैं कि he or she will be able to describe the anatomy and physiology of a particular organ or system, कुछ भी। तो इस सब में अगर आप नोटिस करें तो वर्ब यूज हो रहा है। सो इसीलिए जो रिवाइज टेक्सोनोमी में उन्होंने क्या किया था, नाउन को वर्ब में चेंज कर दिया था, एक बात। दूसरा, क्रिएटिंग प्रोसेसेस एंड लेवल ऑफ नॉलेज मैट्रिक्स है, जो पूरा एक नॉलेज का मैट्रिक्स है वो उन्होंने उसके लेवल्स में थोड़ी सी चेंजेस की थी और चेंजेस करके उनको रीअरेंज किया था। ठीक है जी, अब ये क्या क्या चेंजेस थी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको मैंने बताई कि नाउन से वर्ब में सबसे पहले तो उन्होंने चीजों को चेंज किया। अगर आप देखें जैसे एप्लीकेशन तो नाउन है, बट जब हम वर्ब बनाते हैं 2001 में देखें, सॉरी, हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हम वर्ब यूज करते हैं। हम इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे, अप्लाई, अंडरस्टैंड, एनालाइज, जबकि एनालिसिस, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन ये पहले पुरानी जो टेक्सोनोमी थी उसकी बात थी। सो उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि नाउन तमाम जो उन्होंने कहा कि जी वर्ब यूज होगा, नाउन नहीं यूज होगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा इट वुड बी फ्रॉम द वर्ब। दूसरा मैंने आपको अभी बताया कि जो नॉलेज है उसका मैट्रिक्स चेंज भी किया, उसमें कुछ चीजें भी चेंज की और उनका लेवल भी ऊपर नीचे किया। एक चीज तो हमें ये समझ आ गई कि नाउन को वर्ब में चेंज किया। दूसरा उन्होंने क्या किया कि पहले 1956 में नॉलेज का ये एक आपके सामने मौजूद है मैट्रिक्स, दैट वाज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। उन्होंने क्या किया कि नॉलेज का मैट्रिक्स उन्होंने चेंज किया। उन्होंने कहा जी, यानी कॉग्निटिव का डोमेन उसको थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा जी इट शुड बी, पहले हम चीज़ों को रिमेंबर
यानी याद रखना शुरू करते हैं। उसके बाद जब हमें वो चीज़ें याद होना शुरू हो जाती हैं तो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग। सो वर्ब हमने यूज़ करना है, इसलिए अंडरस्टैंड। जब हम चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं तो अपनी डेली लाइफ में हम उसे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जब हम अप्लाई करते हैं अपने हाथों से अपने नॉलेज को, तो हमें समझ आता है, हम चीज़ों को फर्दर एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद हम उस सिचुएशन को इवैल्यूएट करके नई चीज़ें क्रिएट करते हैं। जबकि पिछली डोमेन में ये था कि जी हम एनालिसिस करने के बाद पहले चीज़ों को सिंथेसिस करते हैं, फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं। जबकि इन्होंने इसे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया, इसका मैट्रिक्स ऊपर नीचे किया कि नहीं जी, एनालिसिस करने के बाद हम पहले उस प्रीवियस सिचुएशन को इवैल्यूएट करते हैं, फिर हम उसके बाद एक नया सिनेरियो, नया नॉलेज जो है वो क्रिएट करते हैं। सो नाउन को वर्ब में चेंज किया गया। जो नॉलेज का मैट्रिक्स है उसमें कुछ चेंजिंग भी की गई और उनका जो लेवल है, जो उनकी अरेंजमेंट है, उसको भी चेंज किया गया। ओके, ये वही है जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई कि जो नॉलेज का मैट्रिक्स चेंज किया गया है, इसको थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स और डेफिनिशन के साथ इसको इलैबोरेट किया है। रिमेंबर का मतलब यही होता है कि रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग फैक्ट्स। वी ऑल नो, हम किसी भी चीज़ को रिमेंबर, ज़ाहिर है, रिकॉल कर सकते हैं, तो इट मीन्स कि हमें वो चीज़ मेमोराइज़ है, हमारी मेमोरी में मौजूद है, हमें समझ आ गई है। ठीक है जी। ओके। और इसके अलावा अंडरस्टैंड तभी होता है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द फैक्ट्स मीन, कि जो भी फैक्ट्स हम रिकॉल कर रहे हैं, हमें जब उसका मतलब समझ आ जाएगा तो हम अंडरस्टैंड कर गए हैं। फिर अप्लाई आ जाता है कि वो जो भी फैक्ट्स है, आपके रूल, कॉन्सेप्ट, आइडियाज है, उनको आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। देन ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। एनालिसिस का आप सबको पता है, यही मतलब होता है, चीज़ों को डीपली समझने के लिए हम उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन वी आर ब्रोकिंग डाउन द information into the component part, that step is called analysis, and we analyze, then we move towards the evaluation, then judging the value of information ideas। अब मैं ये हर चीज को वैल्यू देना शुरू करूंगी। इवेल्युएशन में आपको पता है हम जज करते हैं, जज करके मैं हर एक कंपोनेंट को अपनी इंफॉर्मेशन के वैल्यू देना शुरू करूंगी कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कंबाइनिंग पार्ट्स टू मेक अ न्यू होल। ये मैंने आपको पहले बताया कि जब हम पुरानी किसी भी सिचुएशन को इवेलुएट कर लेते हैं, देन वी आर एबल टू क्रिएट समथिंग न्यू। हम कुछ नया क्रिएट करने के काबिल होते हैं, क्योंकि हम पुराना जो हमारा नॉलेज है, हमें समझ आ जाता है कि अच्छा, इसमें ये लैकिंग्स है, इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। तो फिर हम एक नया जो है वो न्यू होल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है जो चेंजेस मैंने आपके साथ डिस्कस की? मुझे बताइए, समझ आई है आपको? ओके, समझ आ गई है। ठीक है जी। अब इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। खैर, पहले भी डिस्कस हो गया है। मज़ीद थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम इसे एलैबोरेट कर सकते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी सर्व्स एज द बैकबोन of many teaching philosophies, in particular those that learn more towards skill rather than content। जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है, किसी भी टीचिंग फिलोसफी के लिए एक बैकबोन का काम करती है, पर्टिकुलरली उन चीज़ों की तरफ या उन लर्निंग की तरफ जहाँ स्किल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, स्किल्स को ज़्यादा लर्न किया जाता है एज कम्पेयर टू द कंटेंट। यानी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी बिल्कुल यूज होती है, मैंने आपको भी बताया इसके डोमेन्स हैं, आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि कंटेंट के डोमेन जो है उसका, यानी कॉग्निटिव डोमेन है, आप उसको निकाल दें, नहीं।
लेकिन बस यहाँ थोड़ा-सा ये है कि ज़्यादा जो है स्किल्स के लिए ज़्यादा जो फ़ोकस होता है यानी लर्निंग का एज़ कम्पेयर टू द कंटेंट ज़्यादातर वहाँ जो है इसका बड़ा रोल होता है। अच्छा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कैन बी यूज्ड एज़ अ टीचिंग टूल to help balance assessment and evaluative questions in class, assignment, and text to ensure all orders of thinking are exercised in students' learning, including aspects of information searching. देखें अब एक और चीज़ जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की वजह से पॉसिबल है उसकी इम्प्लीकेशन है हम हमें हेल्प आउट कर रही है उसमें ये है कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी को हम एज अ टीचिंग टूल यूज़ करते हैं बट ये हमारे लिए बड़ी इफ़ेक्टिव और बड़ी हेल्पफुल हो जाती है इस सेंस में कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनका एक बड़ा अच्छा सा बैलेंस मेंटेन हो सकता है इफ़ यू फॉलो द ब्लूम्स टेक्सोनोमी। उसको फॉलो करते हुए अगर हम अपने स्टूडेंट्स को असेस करेंगे उनसे उनसे इवेलुएट उनकी वैल्यूएशन करेंगे लाइक हमने उनसे क्वेश्चनिंग करनी है या हमने उसे असाइनमेंट देना है। जैसे होता ही है ना अगर हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी को फॉलो करेंगे तो मैंने आपको अभी जैसे बताया हम समझ जाएंगे कि जी इतने परसेंट हमने पेशेंट से क्वेश्चनिंग करके इवेलुएट करना है, इतना परसेंट हमने उन्हें कोई असाइनमेंट देना है, इतना परसेंट हमने उनकी जो कुछ इस किस्म की जो है एक्सरसाइज उनसे करवानी है कि वो खुद से चीज़ों को सोचें, थिंकिंग्स करें। तो ऑब्वियसली उसके जो तमाम एस्पेक्ट है स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, गेन करने से रिलेटेड और लर्निंग से रिलेटेड वो तमाम के तमाम इस्तेमाल होंगे। सो ये बेसिकली जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमें अगर मैं ये कहूँ कि हम अगर ओवरऑल अपनी जो टीचिंग लर्निंग है उसके जो है तमाम एस्पेक्ट को अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर हम कंक्लूड कर सकते हैं अपने बच्चों की बहुत अच्छी सी लर्निंग कर सकते हैं अगर हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी को फॉलो करते हुए अपने स्टूडेंट्स को एवेलुएट करें। ओके जी, इसके बाद जो ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी आपको पढ़ाया, 2 चीज़ें डिस्कस की जो मेन मकसद था, एक तो स्टूडेंट्स को का इवैल्यूएशन और दूसरा था ऑब्जेक्टिव मेकिंग। तो आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट के अंदर ब्लूम्स टेक्सोनोमी के नाम से तो ऐसे कुछ नहीं था लेकिन ऑब्वियसली इट वाज़ अबाउट हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव्स और राइटिंग ऑब्जेक्टिव के नाम से आपका कंटेंट है। सो ऑब्वियसली जब तक आपको ब्लूम्स टेक्सोनोमी आपने नहीं पढ़ी होगी, आपको पता नहीं होगा व्हाट इज़ बेसिकली what Bloom's taxonomy is basically. So you will not be able to write the objectives और इवन अगर आप कुछ 2-3 चीज़ों को समझ कर या रट्टा लगाकर ऑब्जेक्टिव लिखने के काबिल हो भी जाते तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना होती। सो लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ऑब्वियसली आपका ओवरऑल कोर्स होगा उसके कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर आपके यूनिट के ऑब्जेक्टिव होते हैं और आपके लेसन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे कोर्स है फॉर एग्जांपल टीचिंग लर्निंग आपका ओवरऑल कोर्स है तो ऑब्वियसली उसके कुछ ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ज़ाहिर है हमारे यही ऑब्जेक्टिव हैं टीचिंग लर्निंग कोर्स के कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यू आर ऑल आर नर्सिंग स्टूडेंट तो हमारे ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो इस काबिल हो जाए कि वो टीचिंग कर सके दोनों की, चाहे वो आगे नर्सिंग स्टूडेंट्स की या फिर जो है हमारे पेशेंट्स हैं उनको अच्छे से टीच कर सकें रिगार्डिंग एनीथिंग। फिर उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, न्यूट्रिशन आ जाती है और उनकी डिजीज़ प्रोसेस आ जाती है और मेडिसिन कंप्लायंस आ जाती है। बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिस पे हम उन्हें जो है टीच कर सकते हैं, उन्हें लर्निंग दे सकते हैं। सो ये बेसिकली हमारे कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है। और उसके बाद अगर हम यूनिट ऑब्जेक्टिव की बात करें, मैं आपका टीचिंग लर्निंग उठाती हूँ, फिर जैसे अगर मैं यूनिट ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो ओवरऑल आपको पता है कि कंटेंट में डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, फिर उन यूनिट्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स या लेसन्स होते हैं। सो इस तरीके से हमें जो हमारे बेसिकली कोर्स में अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्टिव्स के लेवल्स होते हैं कि इनके अंदर जाके फिर हम अपने बच्चों के लिए जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। अच्छा, एबीसीडीज देख लें लर्निंग ऑब्जेक्टिव की क्या होती हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स बनाते वक्त या कोई भी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है जैसे, तो उसमें आपको पता है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि हम किसको पढ़ा रहे हैं। अब देखें बेटा ऐसा तो नहीं ना होता, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत छोटे बच्चे हैं, आप मुझे खुद बताइए क्या प्रेप और नर्सरी के बच्चों को आप जिस तरह से आपको मैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर यूज़ करके पढ़ाती हूँ, क्या अगर मैं यही स्ट्रेटजीज यूज़ करके उनको पढ़ाऊँ तो क्या वो कभी भी इफ़ेक्टिव होंगी? तो ऑब्वियसली वो कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होंगी। तो सबसे पहले आपको आपका एक मैंने टीचिंग लर्निंग का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ थोड़ा-सा एक और मैंने आपका पीपीटी बनाई है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें डाली हैं।
आपके कंटेंट का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल नहीं पढ़ा रहे। इंशाल्लाह हम अपना कंटेंट, मैंने आपको बताया टाइम हमारे पास कम है, बड़ा लेट हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया, तो इंशाल्लाह हम अपना कंटेंट ख़त्म कर लेंगे, तो उसके बाद कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि पढ़ना ज़रूरी है, तो वो हम फिर इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑडियंस बहुत ज़रूरी है। हमें पता ही नहीं होगा कि हमने किसको पढ़ाना है, तो मुझे बताएँ कि कोई फ़ायदा होगा हमारे पढ़ाने का? हम कोई कोई लेसन प्लान बना सकेंगे, हम कोई ऑब्जेक्टिव बना सकेंगे, हम कोई कंटेंट तैयार कर सकेंगे, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे ऑडियंस कौन है। जैसे होता है ना बेटा कि ऑडियंस, फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑडियंस सिर्फ बॉयज हैं, तो ऑब्वियसली आप उनकी इंटरेस्ट की चीजें सोचेंगे। अच्छा, मेरे जो ऑडियंस है दे आर बॉयज, तो आप उनके लिए हो सकता है क्रिकेट से डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आए, डिफरेंट जो चीजें जो लड़कों को पसंद होती हैं, आप उससे रिलेटेड एग्जांपल्स अपने कंटेंट का हिस्सा बनाएंगे, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी अ आई मीन कि वो बड़ी इफेक्टिव किस्म की लर्निंग होगी। तो इसी तरह से आपके ऑडियंस सबसे पहले देखना बहुत जरूरी है। एज वी आर नर्सेज, आपको मैंने अभी डिस्कस किया कि नर्सिंग प्रोफेशन के लिए ही आपको टीचिंग और लर्निंग पढ़ाई जा रही है, वेदर आप आगे जाकर एक टीचर की हैसियत से काम करते हैं या फिर वार्ड एरिया में होंगे, तो आपको पेशेंट्स को टीच करना पड़ेगा। जब हम फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के सॉरी अपने किसी पेशेंट के लिए टीचिंग प्लान बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम देखेंगे कि हमारे ऑडियंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ पेशेंट है, दे ऑल आर डायबिटिक, और आई डोंट नो दैट दे ऑल आर डायबिटिक, और मैं उनको जो है आई मीन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड लाइक एनीमिया से रिलेटेड मैं उन्हें टीचिंग देना शुरू कर दूं, सो कैन यू इमेजिन कि उनका कोई इंटरेस्ट होगा इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑब्वियसली सबसे पहले हर एस्पेक्ट से हमें अपने ऑडियंस को देखना पड़ता है। वो कौन है, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी सोशल क्लास क्या है। फिर इन सारी चीज़ों को देख कर ही हम जो है अपने ऑडियंस की फिर बहुत डिटेल में चीज़ें हैं कि ऑडियंस के कौन कौन से एस्पेक्ट हमें देखने पड़ते हैं। ऑडियंस को सबसे पहले देखना ज़रूरी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने के लिए, या सिंपल आप आपके जो टीचिंग प्लान है, ज़ाहिर है उसके अंदर भी आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या लेसन प्लान जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद है बेटे बिहेवियर। व्हाट डू यू वांट लर्नर्स टू डू? अब इफेक्टिव डोमेन अगर आ जाता है जिसमें बिहेवियर, यानी आप अपने लर्नर्स से क्या चाहते हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं। देखें, आप अपने हो सकता है किसी नर्सिंग स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम व्हाट आई वांट फ्रॉम देम, मैंने अगर उनको आईवी कैनुलेशन परफॉर्म करके दिखाई है, तो ऑब्वियसली मैं ये चाहूंगी कि वो मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएं, अकॉर्डिंगली अपना ऑब्जेक्टिव बनाऊंगी। बट अगर मैंने अपने किसी पेशेंट को जो है पर्सनल हाइजीन के ऊपर कुछ गाइड किया है, तो ऑब्वियसली मैं उससे चाहूंगी कि वो जो हैंड वॉश है वो अच्छे से मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए। दोनों चीजें डेमोन्स्ट्रेशन की ही हैं। दोनों चीजों में आप अपने जो लर्नर है उसका रिएक्शन देखने चाह रहे हैं, उसका बिहेवियर देखना चाह रहे हैं कि उसने आपकी बात को कितना वर्थ दिया, वो उसका एटीट्यूड किस किस्म का है, उसका बिहेवियर किस किस्म का है आपकी तरफ। ठीक है बेटा। आप अपने लर्नर से क्या चाहते हैं ये हमें पहले से डिसाइड कर लेना होता है। ठीक है जी। फिर कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन विल लर्नर बी असेस्ड, उसके बाद किस कंडीशंस में, अब मैंने कुछ भी सिखा दिया। फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट्स को आईवी कैनुलेशन परफॉर्म करना सिखा रही हूँ स्किल्स लैब के अंदर, मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम सारा प्रोसीजर डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम, अंडर विच कंडीशंस आई विल आस्क देम टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने उन्हें कहा कि जी एक डमी मैंने उन्हें दे दी, उसके ऊपर उन्होंने जो है मुझे स्किल्स लैब के अंदर वो परफॉर्म करके दिखा दिया, वो एक कंडीशन है बेटा। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं उन्हें किसी पेशेंट के पास ले जाऊं डायरेक्टली और कहूं कि जी इसके ऊपर आप मुझे आईवी कैनुलेशन परफॉर्म करके दिखाएं, तो ऑब्वियसली ये दो डिफरेंट कंडीशंस हो गई हैं, और दोनों डिफरेंट कंडीशंस के लिए बहुत ह्यूज डिफरेंस है दरमियान में कि स्किल्स आपने सिखाई है, एक बार बच्चे को करके दिखाई है, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पर्सन, द स्टूडेंट, कि वो आपको एक आपका जो पेशेंट है उसके ऊपर जो है वो स्किल परफॉर्म करके दिखाएगा। अंडर विच कंडीशंस आप अपने लर्नर को किन कंडीशंस में असेस करेंगे ये भी जरूरी है ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले। उसके बाद डिग्री है, व्हाट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस डू यू एक्सपेक्ट। आपने अपने स्टूडेंट को कोई भी चीज सिखाई है, कोई स्किल सिखाई है, तो आप उससे किस डिग्री की परफॉर्मेंस या किस लेवल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
इट मीन्स कि फिर मैं यही एग्जांपल आपको दूंगी कि अगर आपके बच्चे ने स्टूडेंट ने स्किल्स लैब में वो प्रोसीजर आपको परफॉर्म करके दिखाया है, तो वो उसकी कॉम्पिटेंसी का एक लेवल है, उसकी परफॉर्मेंस का एक डिग्री है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाएंगे और वो डायरेक्टली एक आईसीयू का पेशेंट है, उसकी वेन्स कोलैप्स हैं, उसके ऊपर वो डायरेक्टली आईवी कैनुलेशन परफॉर्म कर देगा। बट यस, इफ आपका पेशेंट सॉरी आपका स्टूडेंट जो है आप उसको एक बार, दो बार, तीन बार वो डेली बेसिस पर जो है क्लिनिकल साइट पे आपकी सुपरविजन में काम कर रहा है, पेशेंट्स के ऊपर आईवी कैनुलेशन कर रहा है, देन आफ्टर मल्टीपल आईवी कैनुलेशन ही और शी विल बी एबल टू परफॉर्म द आईवी कैनुलेशन ऑन अ पेशेंट हैविंग कोलैप्स्ड veins. So obviously that would be another level of performance of that particular student, और obviously कि वो फिर एक थोड़ा हायर लेवल की उसकी परफॉर्मेंस हो जाती है। सो किस किस्म का लेवल परफॉर्मेंस का आप अपने जो ऑडियंस कहना चाहिए उसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट ये एबीसीडीज जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, अगर ये हम डिटेल में अपने माइंड में पहले से क्लियर कर लें, तो ऑब्वियसली हम अपने जो लर्नर्स हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत अच्छे बना सकते हैं बेटा, और उनको जो है हम असेस भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव जब भी बनाए जाए दे शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम स्पेसिफिक। गोल्स के लिए भी स्मार्ट का वर्ड यूज होता है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी स्मार्ट का वर्ड यूज होता है। तो स्मार्ट में एस फॉर स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब बहुत ब्रॉडर, कभी भी बेटा कभी भी ऑब्जेक्टिव या गोल इस तरह के ना बनाए कि उसमें पता नहीं 10-12 चीजें शामिल हो। नो, ऑलवेज स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को आई की एनाटॉमी बहुत अच्छे से आती हो, तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि माई स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द एनाटॉमी ऑफ द आई। सो दिस इज अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। पढ़ने वाले को फौरन से समझ आ गया कि मेरा ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है। मैं अपने बच्चे से ये चाहती हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ एनाटॉमी एक्सप्लेन करे, और किस चीज की, ये भी स्पेसिफिक है कि जी आई की एनाटॉमी। अगर मैं इस किस्म का ऑब्जेक्टिव बना दूं, देन माय स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन anatomy of the human body. So can you imagine, is this a specific objective? अब ह्यूमन बॉडी तो इतनी बड़ी है, इसमें किस चीज की आप एनाटॉमी उससे पूछना चाह रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपके हमेशा से ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए। मेजरेबल का मतलब बेटे ये है कि उसको हम कुछ इवेलुएट कर सके, यानी ऐसे ऑब्जेक्टिव ना हो कि जिसको हम इवेलुएट ही ना कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव रखा है एनाटॉमी ऑफ द आई, तो उसको मेजर करने के मल्टीपल तरीके मौजूद है। मैं उसको एक एमसीक्यूज 10 फॉर एग्जांपल 10 एमसीक्यूज अबाउट द आई एनाटॉमी उसके हाथ में दे देती हूँ, वो मुझे अटेम्प्ट करके दिखा देगा, मुझे समझ आ जाएगा कितने क्वेश्चन उसने ठीक किए कितने गलत। एक ये मेजर करने का तरीका हो गया। दूसरा, मैं उसके हाथ में मार्कर या चौक कुछ भी दे सकती हूँ, वो बोर्ड के ऊपर मैं उससे कहूंगी जी आप अपनी आई की जो एनाटॉमी है उसको ड्रॉ करके मुझे एक्सप्लेन कर दें। अनदर मेथड टू मेजर, कोई ऐसी क्यू मैं उसे दे सकती हूँ अबाउट द, मैं उसे कहूंगी आई की एनाटॉमी से रिलेटेड आप 5 पॉइंट्स लिख के दे दें। सो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो उसको आप इवेलुएट भी कर सकें, उसको आप मेजर भी कर सकें। ये ना हो कि आप उसको कोई उसकी मेजरमेंट का तरीका ही ना हो, आप अपने बच्चे को या अपने लर्नर को इवेलुएट ही ना कर सके। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनाने हमने कभी भी। उसके बाद अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए आपके। इस किस्म के ऑब्जेक्टिव ना हो कि जी हम जिनको अचीव ही ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है मेरे पास और मैं नर्सिंग का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, और मैं उसके लिए इस किस्म के ऑब्जेक्टिव्स बना दूं कि जी वो कुशिंग सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी जो है वो एक्सप्लेन करे, या मैं उसके लिए कुछ इस किस्म की ऑब्जेक्टिव्स बना दूं जो जो उसके डोमेन में ही नहीं आते, जो उसके कहना चाहिए कि कोर्स कंटेंट का हिस्सा नहीं है, वो बच्चा उसको अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, या मैं उसके लिए इस किस्म के ऑब्जेक्टिव बना दूं कि जी ही और शी विल बी एबल टू परफॉर्म द आईवी कैनुलेशन ऑन एन आईसीयू पेशेंट। सो दिस इज नॉट अचीवेबल फॉर हिम और हरसेल्फ। क्यों? ठीक है, हम सिखाएंगे तो वो सीख जाएगा, बट ये इस वक्त उसके लेवल की बात नहीं है। सो ऑब्वियसली इस किस्म के ऑब्जेक्टिव बनाएं जो कि हम अचीव भी कर सकें। ठीक है, उसके बाद रियलिस्टिक किस्म के गोल या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, यानी ख्याली बातें नहीं होनी चाहिए, चांद पे पहुंचने की बातें नहीं होनी चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव हमेशा रियलिस्टिक हों। आपको पता है जो चीज आप नहीं कर सकते, ओके फाइन, आप वो ऑब्जेक्टिव ही ना बनाएं।
ठीक है, रियलिस्टिक होने चाहिए, हकीकत पर मबनी होने चाहिए। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल मैं ये बात करती हूँ, अगर मैं ये जैसे रियलिस्टिक एग्जांपल आपको मैं ये देती हूँ, वैसे तो आइडियल ज़ाहिर सिचुएशन यही होती है कि आईसीयू के अंदर 1:1 का रेशो होना चाहिए पेशेंट और नर्स का। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और वहाँ मैं इस किस्म की बातें करती रहूँ कि जी हमारे पास तो 1:1 का रेशो है, दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक। फॉर एग्जांपल जनरल वार्ड में भी होता है कि मैक्सिमम 1:5 का रेशो हो, और वहाँ सम टाइम ऐसा होता है, आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड दिस कि 60 पेशेंट को भी आई हैव बीन डीलिंग अलोन, सो 1:60 पेशेंट का रेशो में भी मैंने काम किया है। तो अगर मैं इस तरह की बातें करने लगूं कि जी आई विल इंश्योर दिस, मैं इस चीज को बिल्कुल इंश्योर करवाऊंगी कि जी हम मेरे अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो 1:5 का रेशो होगा मेरे वार्ड में, तो इस तरह की बातें नहीं, रियलिस्टिक बातें करें, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स बनाएं जो हम अचीव कर सकें। और उसके अलावा ऑब्वियसली टाइम स्पेसिफिक, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए, चाहे वो पढ़ाना है, कोई स्किल परफॉर्म करवानी है, कुछ भी है, उसका एक टाइम स्पेन जरूर रखें बेटा। टाइम के बगैर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं बनाने, क्योंकि इसका ये मतलब थोड़ी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बच्चे को सिंपल कुछ 5 डेफिनेशन डिफरेंट समझाना चाह रही हूँ कि जी टीचिंग की डेफिनेशन क्या है, लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, और एनलिस्ट कर दे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, तो इन चीज़ों को मैं कह दूंगी जी 5 मिनट्स का मैंने इसके लिए टाइम रखा है कि मैं इन 5 मिनट्स के अंदर, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं इन 5 मिनट्स के अंदर ये 2 डेफिनेशन और ये जो लर्निंग स्टाइल के डिफरेंट जो है इनको लिस्ट करना, ये मैं इसके अंदर कंप्लीट करूंगी। तो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव। मैंने ये नहीं किया कि जी 2-4 ऑब्जेक्टिव लिख दिया और ये पूरा घंटा जो है, या टाइम मैंने लिखा ही नहीं है, तो आई डोंट नो मैं उसको 1 घंटे में कंप्लीट करूंगी, 1 दिन में कंप्लीट करूंगी, 4 दिन में कंप्लीट करूंगी। सो ऑब्वियसली आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है दैट शुड बी टाइम स्पेसिफिक। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव आप उसके साथ उसका टाइम मेंशन करें कि ये इतनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई थिंक चले ओके, अभी हम यहाँ स्टॉप करते हैं क्योंकि सिर्फ 10 मिनट्स रह गए हैं। आप सब अटेंडेंस भी मार्क करवा दें मुझे, और कुछ 5 मिनट्स का ब्रेक भी हो जाएगा आपका, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तमाम स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें।
ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस मार्क हो गई है। अभी 5 मिनट्स हैं, सो ये आपका ब्रेक है और आफ्टर 5 मिनट्स सब स्टूडेंट दोबारा ऑनलाइन आ जाए, ठीक है जी।